सभी लोगों ने एनसीईआरटी की टेस्ट दिया है, कोई ऐसा बच्चा जिसने नहीं दिया हो, कोई भी रीजन टेक्स्ट वाइज भी कोई भी रीजन रहा हो। पाठक जी टेस्ट किया था, आदित्य पाठक। पलक टेस्ट दिया था बेटा, चलिए लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था, सोनी व्यक्ति शुरू के तब ना, बोलो भाई। पूरा कर दिया था, टैलेंट कॉमिक सीक्वेंस तक पूरा कर दिया, ये वाला ना, ये हुआ कि नहीं हुआ? अरे कुछ बोल रहे होंगे, कुछ बोल रहे नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये हो गया ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बता दिया ना नहीं बताया। अच्छा यहाँ तक बच गया है ना। चलिए नेक्स्ट वन इज कॉमन रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोमीट्रियोसिस। कॉमन रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या है आपका? जैसे कि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोमीट्रियोसिस BAM-H1, EcoR1, EFC1, SAR1, SMA1, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिए गए हैं, इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो हमें दी गई है। कहाँ से ऑरिजिन है इसका? BAM-H1 is originated from Bacillus amarus and EcoR1 is from Escherichia, N3 is from Haemophilus influenza और BST1 is from Prometheus squarti, ये सब बैक्टीरिया। साल्वन जो है वो सेप्टोमाइसिस सेल्युलोसिस से ऑप्टिक और मावन जो है वो सीरेशिया मर्सेंसिस से ऑप्टिक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि पूरी रेस्ट्रिक्शन साइट याद रखना बड़ा मुश्किल था, ठीक है, तो आप पहले 3 लेटर्स को याद रखेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई किया है GATCC, सिंपल है। GGA लिखने के बाद ये इसका रिवर्स, इसका रिवर्स और इसका रिवर्स, और बाकी रिवर्स में जब आप लिखोगे सेम सीक्वेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप इसका रिवर्स लिखना चाहें तो रिवर्स में भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर GAATCC, ठीक है। तो ये पैराड्रोमिक सीक्वेंसेस को याद रखने की जरूरत है। अब सबका फर्स्ट 3 लेटर आप याद कर लें, बहुत ही सही है, बहुत ही सिंपल है। वेरी फर्स्ट वन इज GAA, सेकेंड वन इज first one is GDA, second one is GA, double AG, DTG, GTC, TCC, ठीक है। याद रखने की ट्रिक है ये बात, BAM-H1, EcoR1, MC, BST1, SAR1, SMA1, ठीक है। इसे राइम करोगे तो राइम भी हो जाएगा, जैसे GGA, GA, AG, DTG, DTC, TCC। GG किसे कहते हैं हरियाणा में? बड़ी बहन। हाँ, तो GGA, GA मतलब गाने, AG हरियाणा में आपका मतलब है कि बहुत उम्दा बेहतरीन, ठीक है। जैसे कि सीटी, सीटीजी, ठीक है। सीटी को जब बजाते हैं तो कैसे बजती है वो?
अगर आप सीटी की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना सीटी की, हाँ कि ना, पर यहाँ पर वो एक धागे से जुड़ी हुई है। अब इसको बजाने के लिए उल्टा करना पड़ता है ना भाई, एयर इस रीजन पर फ्लो होगी, हाँ कि ना, तो सीटी जो है वो उल्टी होगी, सीटीजी अगर उल्टी होगी तो जीटीसी हो जाएगी, जीटीसी नेक्स्ट वन, और वो उसके बाद में जब बजती है तो आवाज क्या आती है, सीटी। तो इस तरह से राइम कर लोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? अब इसके बाद में हम एंड्स की बात करें। यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट पर बैम एच1 जो है वो स्टिकी एंड कट करता है, ठीक है, इको R1 भी स्टिकी एंड कट करेगा जहाँ पर एरो से मार्क किया है, एंड 3 भी स्टिकी एंड कट करेगा, ठीक है, PST1 भी स्टिकी एंड कट करता है, लेकिन साल1 जो है, हाँ साल1 ही स्टिकी एंड कट करेगा, स्मा1 जो है वो ब्लंट एंड कट करता है। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर दो तरह के एंड्स कटते हैं, स्टिकी और कोहेसिव एंड, जिन्हें स्टैगर्ड एंड भी कहा जाता है, which is easy to join to the another DNA. Example is EcoR1. जबकि अगर हम देखें तो ब्लंट एंड एंड नॉन कोहेसिव एंड्स जो होते हैं उन्हें डीएनए एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है फॉर जॉइनिंग। फॉर एग्जाम्पल EcoR, इसका एग्जाम्पल जो है बेटा वो अपनी मॉड्यूल में एज अ क्वेश्चन भी दिया गया, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में ये लेंथ ऑफ द डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट पर बाइंड करेगा और डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट कर देगा। ईच ऑफ द स्ट्रैंड इज कट इनटू एंड दिस इज द एक्स्ट्रा थ्रेड। इसको आरबी जो है वो GAT पर कट करता है, लेकिन यहाँ पर साइड जो होगी दैट इज ब्लंट एंड। XH1 ज़ेंथोमोनास फॉलिकुलर से ऑब्टेन होता है जो कि स्टिकी एंड कट करता है। एंड 2 जो है ये भी ब्लंट एंड कट करेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 3 स्टिकी एंड कट करता है, लेकिन एंड 2 जो है वो ब्लंट एंड कट करता है। GT पायरविन GT पायरविडाइन प्यूरीन AC, ये यहाँ पर की रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। अब यहाँ पर GT G ये भी हो सकता है, GC, ठीक है, या फिर GT भी हो सकता है इस तरह, ये बस GA ठीक है। तो ये हो गया पायरमिडाइन, ये हो गया प्यूरीन, ये फिर से पायरमिडाइन और ये प्यूरीन। इसी तरह से इसमें भी पायरमिडाइन, प्यूरीन, पायरमिडाइन एंड, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट थी बेटा ये, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आपको याद ही करनी है ये, ठीक है। और ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि एटलीस्ट कम से कम इतनी तो याद कर लो। अब बात करते हैं स्टिकी एंड कोहेसिव एंड की। जब हम वर्किंग की बात करते हैं स्टिकी एंड और कोहेसिव एंड और ब्लंट एंड और नॉन कोहेसिव एंड की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं EcoR1 का और EcoR2। EcoR1 जो है वो यहाँ पर स्टिकी एंड कट करेगा बोथ ऑन द फॉरेन डीएनए एंड द वेक्टर डीएनए, यानी कि जिस डीएनए को आप जोड़ना चाहते हैं और उसे ले जाने वाला डीएनए जो है वेक्टर डीएनए, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको कट करना पड़ेगा। दोनों जब यहाँ पर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होंगे, फॉरेन डीएनए भी और वेक्टर डीएनए भी, तो दोनों के ऊपर अप्रोक्सीमेटली सेम साइड जो है वो यहाँ पर कट होगी। जब सेम साइड कट होंगी तो यहाँ पर एक्सपोजर साइड क्या है, TAA। अब यहाँ पर ये अगर मैं कहूँ कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो जनरेट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स को, तो एक पार्ट ऑफ डीएनए जो है वो हम कह सकते हैं कि ये
ये जो पार्ट ऑफ डीएनए है हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर डीएनए का हिस्सा है, और इसको कह सकते हैं कि हम ये एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए का हिस्सा है, और डिजायर डीएनए का पार्ट। जब एलियन और डिजायर डीएनए के पार्ट को हम यहाँ पर लाते हैं तो अब वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों की जो साइट्स हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन, जो यहाँ पर पिंक कलर से मार्क है एज अ डॉट, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है, देयर इज एन एंजाइम नेम्ड डीएनए लाइगेज, ठीक है, जो कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, दैट फॉर्म्स phosphodiester bond in sugar phosphate backbone। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप यहाँ पर बनी जाने हैं दोनों के बीच में, से एक तरह का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो बेटा स्टिकी एंड में किसी को कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट इन स्टिकी एंड? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट वन इज नॉन स्टिकी एंड, इको आरबी। इको आरबी जो है वो कट करता है GAT के ऊपर, ठीक है, और ये ब्लंट एंड बनाता है। याद रखने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। स्पेल करो गेट को, कोई एक बच्चा, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गेट? GATE। ई जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा नंबर है इसका, जल्दी से बताओ। 5th। तो ई को आरबी जो है वो GAT साइड पर कट करता है। समझ में आया याद रखने का तरीका? ठीक है, अब इसका जब रिवर्स करेंगे तो टी से यहाँ पर आप ए लिख सकते हैं, यहाँ टी लिख सकते हैं, और यहाँ सी लिख सकते हैं, ET से। अब इसका रिवर्स इधर आ जाओ, GATETC। ठीक है, बहुत आसान है, रेस्ट्रिक्शन साइड्स को याद करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन स्टिकी एंड कट करता है। अब इस नॉन स्टिकी एंड को आपको स्टिकी बनाना है, बहुत ज्वाइन ताकि आप ज्वाइन करा दें। सबसे पहले सबसे आसान तरीका होमोपॉलीमर टेलिंग करना। होमोपॉलीमर टेलिंग का ख्याल कहाँ से आया? अभी आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा बॉटनी में, तो आपने वहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए पढ़ा है। जब mRNA शुरुआत में बनता है तो वहाँ पर दोनों यूनिट्स होती है, उसकी फंक्शनल भी और नॉन फंक्शनल। लेकिन इतना बड़ा mRNA बेचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नॉन फंक्शनल यूनिट का कोई काम नहीं है वहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, या हमारी बॉडी या हमारी सेल क्या करती है बेसिकली, वो वहाँ पर स्प्लाइसिंग करवाती है, टिश्यूसोम की फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, उसका स्पेसिफिक नाम भी है, जो उसमें से इंट्रॉन यूनिट्स को निकाल लेती है और एक्सॉन यूनिट्स को आपस में जोड़ देती है ना। लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर टेलिंग। ठीक है, और 5 प्राइम एंड के ऊपर जी कैपिंग का मतलब है कि मल्टीपल जी जो है वो वहां पर लगेंगे 5 प्राइम एंड के ऊपर, और मल्टीपल ए आगे ना, अगर आरएनए की स्ट्रक्चर याद हो आपको, तो 5 प्राइम एंड एक तरफ फ्री होता है, दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड फ्री होता है। मल्टीपल ए लग जाते हैं, मल्टीपल जी लग जाती है। रीजन बताया कोई इसका, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों करती है बॉडी?
आरएनए तो स्टेबल करने के लिए मिथाइलेशन कर दो, उसका बात खत्म हो जाएगा स्टेबल। कोडोन पढ़े हैं आपने? मल्टीपल जी पे कोई कोडोन है? अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई कोडोन पढ़ा है आपने? ये किसी को कोड करता है ग्लाइसिन को कोड करता है, और ये किसे कोड करता है ग्लाइसिन को कोड और ये किसे कोड करता है? ट्रिपल ए। ग्लाइसिन क्या है? शायद व्हाट इज ग्लाइसिन? ग्लाइसिन ग्लाइसिन या लाइसिन? ट्रिपल ए लाइसिन को करता है और ट्रिपल जी लाइसिन को करता है और ट्रिपल जी लाइसिन। हाँ, वेरी गुड। अब ग्लाइसिन जो है वो क्या है? दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और लाइसिन क्या है? दैट इज बेसिक अमाइनो एसिड, है ना? हाँ कि ना? यस सर। और दोनों ही किस तरह के अमाइनो एसिड हैं? असेंशियल की नॉन असेंशियल? एसेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल है। अभी तो तुम खुद बोल रहे हो कि बॉडी सिंथेसाइज कर रही है उसको। बॉडी तो सिंथेसाइज कर रही है ना उसको। कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं? बॉडी में ही ना। तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है बेसिकली इन द बिगिनिंग, इन द एंड, इसलिए ऐसा होता है। खैर, इस प्रोसेस से हमें ये पता चला कि हम किसी भी ब्लंट एंडेड डीएनए के अगर दोनों तरफ होमोपॉलीमर टेलिंग कर दें तो हम उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं, जिसमें एक तरफ प्यूरिन होना चाहिए और दूसरी तरफ पैरामिडाइन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पॉली ए टेलिंग करी तो यहाँ पर प्यूरिन का एन नंबर कर दिया और यहाँ पर पॉली टी टेलिंग करी तो यहाँ पर पैरामिडाइन का एन नंबर कर दिया। ऐसा सी और जी के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज की हेल्प से ऐसा किया और ऐसा करने पर एक तरफ 3 प्राइम एंड पर हमने पॉली ए जोड़ दी और दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड पर पॉली टी जोड़ दी। क्लियर? और सिमिलरली हमने ऐसा वेक्टर डीएनए के साथ भी किया, उसके भी 3 प्राइम एंड पर हमने इसी तरह से जोड़ दिया। जब दोनों पर हमने पॉली ए टेलिंग और पॉली टी टेलिंग करी तो डीएनए लाइगेशन करने पर होगा क्या कि ये जो ए और टी हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। हाँ कि ना? तो ये इसके सामने आ जाएगा, ये इसके सामने आ जाएगा और ये इसके सामने आ जाएगा। हाँ कि ना? ऐसा ही तो होगा। और यहाँ पर लाइगेशन होगा बाय फॉस्फोडाइस्टर। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन। सिमिलरली अडेप्टर्स एंड लिंकर्स को भी यूज किया जाता है फॉर द सेम प्रोसेस। ठीक है, बट अब ये हायर बायोटेक का क्वेश्चन है एडेप्टर्स एंड लिंकर्स, तो वो मैं भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है बेटा ये पॉइंट सभी को? सबसे इजीएस्ट मेथड आपको मैंने बता दिया है। अगर इसमें कोई किसी को डाउट है तो मेरे से दोबारा पूछ सकता है। क्लियर? आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट वन, डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा बेसिकली ये एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड में बाय कोवेलेंट लिंकिंग। दो अलग अलग डीएनए को यहाँ पर ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल है इसमें T4 डीएनए लाइगेज जिसको बैक्टीरियोफेज से ऑब्टेन किया जाता है इन कॉम्बिनेशन डीएनए टेक्निक।
Next one is DNA polymerase, synthesis of new strand of DNA complementary to the existing DNA strand. इसके लिए हम DNA polymerase 1 को यूज करते हैं in case of biotech, क्योंकि ये दो काम कर सकता है. कौन से दो काम कर सकता है? Proofreading and polymerization. Very good. प्रूफ रीडिंग और पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी दोनों कर सकता है, इसलिए हम डीएनए पॉलीमरेज 1 को यूज करते हैं. चलो, एंड देन आफ्टर द लास्ट एंजाइम, बहुत ही स्पेशल काम है इसका, एल्कलाइन फॉस्फेटेज. हालांकि एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन कभी पिछले 5 सालों में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था. काम क्या होता है इसका कि जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट करता है स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रैंड कट करने पर वहां पर वो उसके फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव नहीं करता, बस फॉस्फोडाइस्ड बॉन्ड हटा देता. बॉन्ड हट गया लेकिन फॉस्फेट ग्रुप रिमूव नहीं हुआ, एंड देयर आर चांसेस ऑफ सेल्फ लाइगेशन. यहाँ पर सेल्फ लाइगेशन के चांसेस भी होते हैं, यहाँ पर सेल्फ लाइगेशन भी हो सकता है. अब इस सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज. एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, इसके 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके और उस पर OH ग्रुप लगा देता है. और जैसे ही वो OH ग्रुप उसके ऊपर पुट करेगा तो वहां पर सेल्फ लाइगेशन नहीं हो सकती. दैट प्रिवेंट द सेल्फ लाइगेशन. सिमिलरली विद द डिजायर्ड डीएनए. अब डिजायर्ड डीएनए को जब लेकर आएंगे यहाँ पर तो देयर इज द प्रॉब्लम कि 5 प्राइम एंड पर ऑन आइदर साइड ज्वाइनिंग नहीं हो सकती. 3 प्राइम एंड पर तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, 5 प्राइम एंड पर ज्वाइनिंग नहीं हो सकती. रीजन क्या है? 5 प्राइम एंड से क्या गायब हो गया? फॉस्फेट ग्रुप. अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज को यूज करते हैं. न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज इज एन एंजाइम जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसफर करता है और OH ग्रुप को हटा देता है 5 प्राइम. जब 5 प्राइम से OH ग्रुप हटेगा तो OH ग्रुप हटने पर यहाँ पर PO4 नेगेटिव ग्रुप लग जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा. डीएनए लाइगेज इसको ज्वाइन कर देता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करता है. क्लियर है बेटा सभी एंजाइम्स का काम? कोई डाउट अगर इसमें किसी को है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे. डन. बोलो भाई, क्लियर है सभी को? एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या है? बहुत सिंपल है एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम. मान लो कि आप किसी भी डीएनए स्ट्रैंड, सर्कुलर डीएनए फॉर एग्जांपल, ये एक सर्कुलर डीएनए है. इस सर्कुलर डीएनए के अगर आप किसी भी साइड पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी करवाकर एक पर्टिकुलर फ्रेम को कट करते हैं तो कट करने पर होगा क्या? ऑन वन साइड देयर इज 5 प्राइम एंड, द अदर साइड देयर इज 3 प्राइम एंड. सिमिलरली 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड. करेक्ट? हाँ कि ना? अब इस 5 प्राइम एंड पर PO4 नेगेटिव ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है. करेक्ट? इस पर भी PO4 नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है. और अगर हम 3 प्राइम एंड की बात करें तो उस पर OH प्रेजेंट है. करेक्ट? हाँ कि ना? एंड देयर आर चांसेस ऑफ सेल्फ लाइगेशन.
यहाँ पर सेल्फ लाइगेशन भी हो सकता है। सेल्फ लाइगेशन होने के बाद सिंपल से रीजन है डीएनए खुद को स्टेबल करने के लिए सेल्फ लाइगेशन कर सकता है, करेक्ट? हाँ कि ना? हम नहीं चाहते कि ये डीएनए स्टेबल हो, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है उसकी एक्टिविटी करवा रहे हैं। जैसे ही एल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी होगी ये PO4 नेगेटिव यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह OH ग्रुप लग जाएगा। क्या आप सेल्फ लाइगेशन हो सकता है? नाउ देयर इज नो सेल्फ लाइगेशन। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम इसको किसी दूसरे डीएनए से जोड़ने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि ये दूसरा डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर दूसरे डीएनए का ये इसका 5 प्राइम एंड है जिस पर PO4 नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पर PO4 नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका 5 प्राइम एंड, लेकिन इसके 3 प्राइम एंड, ये भी 3 प्राइम एंड है और ये भी 3 प्राइम एंड है, करेक्ट? इसके 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप होगा, हाँ कि ना? सब्जी कौन सी है? ये बॉन्ड बन सकता है, ये भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बन सकता और ना ही ये बन सकता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये OH ग्रुप, हाँ कि ना? आलू मत ला, बैगन मत लाना। अब हमें इस 5 नहीं, बैगन न लाने और सब कुछ लाना। हम इस पर न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज या काइनेज की एक्टिविटी करवाएंगे। उसकी एक्टिविटी से क्या होगा कि यहाँ पर PO4 नेगेटिव लग जाएगा। नाउ दे कैन लाइक इट। बस यही अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम है। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? वो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे एलियन डीएनए को या डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। टेस्ट ट्यूब मैंने इससे लिखा लैबोरेटरी मीडियम से लेकर उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकर जाते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है? बच्चे सोचते हैं टेस्ट ट्यूब क्या लिखा है? टेस्ट ट्यूब कुछ नहीं है, दैट इज एन इन विट्रो कल्चर मीडियम, और वहां से उठाकर वो इन विवो मीडियम में ले गए। यही बोल सकते हैं ना हम इसको, हाँ कि ना? नहीं, इसमें बैगन पड़े हैं। फॉर द पर्पस ऑफ क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। तो क्लोनिंग वेक्टर जो है देयर इज a DNA which clones the foreign DNA. जीन क्लोनिंग करता है बेसिकली, फॉरेन डीएनए को क्लोन करता है, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी डीएनए टेम्पलेट। किसी भी डीएनए टेम्पलेट की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। एक्सप्रेशन वेक्टर जो है दैट मीन्स ये ट्रांसक्राइब करेगा आपके डिजायर्ड डीएनए को, और ट्रांसक्राइब करने के बाद ये जीन क्लोनिंग नहीं कर रहा है, ये ट्रांसक्राइब कर रहा है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा एंड दैट प्रोटीन इज एक्सप्रेशन। अब वो प्रोटीन जो है उसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड प्रोटीन भी हो सकता है, जैसे कि इंसुलिन की सिंथेसिस करवाते हैं हम लोग। एंजाइम भी हो सकता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो कि सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। कैन बी एनीथिंग, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकता है। अब यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, प्रोटीन नहीं है, यानी कि अगर वो जीन एक्सप्रेस करेगा तो उसके एक्सप्रेशन से एक ऐसा एंजाइम बनेगा जो कि उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को ऑक्सीडाइज कर देगा, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से करता है। रिक्वायरमेंट फॉर अ वैक्सीन इजी टू बाइंड विद द फॉरेन डीएनए, एलियन और फॉरेन डीएनए को होस्ट तक लेकर जाए, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए,
और इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाए हम लोग रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। अभी ये तीनों प्रॉपर्टीज पर हम आगे बात करेंगे। एक प्लाज्मिड जो है वो एज एन एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग। एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर डीएनए या क्लोनिंग वेक्टर की अगर हम बात करें तो उसका एसेंशियल फीचर क्या है बेटा? द वेरी फर्स्ट वन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, उसके पास ORI साइट खुद की, ऑटोनोमस होना चाहिए, खुद से सेल्फ रेप्लिकेट करे, और जब वो रेप्लिकेट कर रहा है तो अपने साथ साथ हमारे फॉरेन डीएनए को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, जीन क्लोनिंग करने में हेल्प कर रहा है। उसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, स्पेसिफिक जीन जो कि आइडेंटिफाई करे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, और इसमें जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्फिसिलिन, कैनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामाफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जीन एनकोडिंग स्पेसिफिक एंजाइम जो कि क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एंजाइम है एक्स-गैल को कन्वर्ट करने वाला, जिसको हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ना, इसको स्पेसिफिक जीन है जो एनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, जिसको हम बोलते हैं LAGZ जीन। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर का कैसे काम करेगा? ये एक एक्स-गैल सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस ब्लू कलर। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट क्या है बेटा? सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स-गैल जो है दैट इज 5-ब्रोमो 4-क्लोरो हाइड्रोक्सी इंडोल 4-क्लोरो हाइड्रोक्सी इंडोल। ठीक है, ये सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये एक्ट करने के वक्त यहाँ पर डायमराइजेशन कॉज एंड ऑक्सीडेशन भी करता है। ठीक है, डायमराइजेशन और ऑक्सीडेशन जब यहाँ पर होगी तो क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ। ठीक है, विच इज ब्लू इन कलर एज वेल एज यहाँ पर ग्लूकोज यूनिट निकलती है। अब ये LAGZ जीन क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा होगा लैक ऑपेरॉन सिस्टम, पढ़ा है? यस सर। उसमें क्या बनता है? क्या बनता है? हाँ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। LAGZ जीन जो है बेसिकली ये वही जीन है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किस तरह से काम करते हैं? ये है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बहुत ही लेमन मेथड में आपको समझाऊंगा मैं ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन। अब ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है बेटा? मान लीजिए कि कोई साइट यहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल
there is a site labeled as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्पेसिफिक जीन है, ठीक है, हम बोलते हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, बात तो एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और ये LAC-Z जीन भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो, अगर आप इसके अंदर इस पर्टिकुलर जीन के अंदर अगर एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फॉरेन डीएनए, ठीक है, और यहाँ पर भी आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी करवाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसका समझने का, और इसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की यहाँ पर एक्टिविटी करवाते हैं। जब ये जीन कंप्लीटली प्रेजेंट है तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करता है, या फिर ये कोई LAC-Z जीन है जो कि आगे जाकर बीटा गैक्टोसाइडेज बनाता है, ठीक है। जैसे ही आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की यहाँ पर एक्टिविटी करवाई, तो एक्टिविटी करवाने पर यहाँ पर इस डीएनए सेगमेंट के दो हिस्से अलग अलग हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो सेगमेंट के हिस्से अलग अलग, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M एंड सो ऑन। अब आपने डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी करवाई और इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, बाय द एक्टिविटी ऑफ डीएनए लाइगेज। जब डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी होगी, तो डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी होने पर यहाँ पर जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, दैट इज लाइक दिस। ऋतिक पानी दियो। मान लीजिए ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, और यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है P, Q, R, S। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इज द रिकम्बाइंड डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है वो इनएक्टिव हो गया,
इनएक्टिव हो गया, और जब ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन इनएक्टिव हो गया तो इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। ठीक है। और दूसरा, अगर लेगजेड जीन था तो हम कह सकते हैं नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मेशन। लेकिन ये जो PQRS जीन है ये कंप्लीट जीन है, तो ये एक्सप्रेस करेगा यहाँ। ठीक है। जब सेलेक्टेबल मार्कर जीन इनएक्टिव हो गया तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन क्लियर है बेटा ये बात सभी को? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की बोलो भाई, कोई डाउट इसमें किसी को? Yes, sir. अब इसका बेनिफिट क्या होगा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? क्या फायदा होगा इसमें? इट हेल्प्स इन सलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है। ये हेल्प करती है यहाँ पर सिलेक्शन में रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की सिलेक्शन। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन selection of transformant and recombinants out of non-transformant and non-recombinants respectively. अभी ये पॉइंट आगे एग्जाम्पल की फॉर्म में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह से ऐसा होता है। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? Sir, हाँ जी। sir, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है ना? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर, वही तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, उसी का तो इंसर्शन एक्टिवेशन हुआ बेटा। नहीं सर वो तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का हुआ है ना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का हुआ है। अच्छा, कैसे? सर वो प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि फिर बाद में ब्लू कलर नहीं आ रहा ना। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज द जीन। अरे सर ठीक है। यही वो क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए मैंने ये इतना लेमन मेथड में आपको एक्सप्लेन किया कि यही वो चीज है जिसे हम गलत करते हैं। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उससे बनने वाला प्रोटीन अलग है और वो जीन अलग है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जीन का हुआ है, प्रोटीन की फॉर्मेशन एज एन एक्सप्रेशन नहीं होगी। समझे? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर जीन का इनएक्टिवेशन होता है, नॉट प्रोटीन। इनएक्टिवेशन ऑफ Our freshly folded flatbread filled with juicy meat specific cheese now has a crunch. gene which leads to माँ को नाम से बुलाता है क्या है? no Alarm for 11 Setting an alarm for 7 a.m. 11 a.m. expression अरे मैं बोल रहा हूँ आपको 11 a.m. हाँ। 11 बजे आप बीच में अपना 7:30 बजे घुसा रहे हो यार। Setting an alarm for 11 no expression as और protein। फैन ऑफ हो जाएगा at 7 a.m. ये जबरदस्ती है, मैं बोल रहा हूँ 11 बजे तो ठीक है, अब बात क्लियर हो गई?
सर तब भी हमने तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में थोड़ी करा है इंसर्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट। सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है या लेक्सर जीन है ना? अच्छा ठीक है, अलग अलग है ना दोनों? हाँ, तो दोनों अलग अलग है ना। मैंने लिखा ना कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा तो वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी दिखाएगा उस पर्टिकुलर को लेकर जिसके अंदर वो इंसर्ट किया गया, और अगर वो लेक्सेड जीन में इंसर्ट किया गया है तो उस केस में वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। नो बीटा ग्लाइकोसाइडेज फॉर्मेशन। अगर बीटा ग्लाइकोसाइडेज की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये ब्लू कलर नहीं आएगा फिर। सर वो कंफ्यूज हो गई थी, दो प्रोसेस नहीं, दोनों प्रोसेस लिखा है ना, क्योंकि दोनों प्रोसेस आगे एक्सप्लेन What is करूंगा। the price of the latest iPhone? ये सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले को इनके आगे देखिए तो सेलेक्टेबल मारते नहीं तो सर इसमें डाउट हो रहा था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को अरे मैं कहाँ सर उसमें लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में अगर हम मतलब वो करते ट्रीटिंग करते थे ना, तो सर उसमें वो दूसरा मेथड निकाला था सिलेक्टेबल मार्कर वाला। गूगल यार क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? कहाँ पे लिखा है? तो है ना वो सर ये पेज नंबर 200 में लिखा वो था। सबसे बेस्ट है क्या किस Google. How do I know he's the one for me? You will know he's the one for you when I find the right one for you. Let me क्या लिखा हुआ है? लाइन पढ़ के सुनो। ये सर यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज अ कन्वर्जन प्रोसेस because it requires the simultaneous creating of the two states having different antibiotics. Therefore, alternative suitable markers have been developed. हाउ टू हाँ, तो ऑल्टरनेटिव क्या डेवलप किया गया था? लेक्सेड जीन अरे आप अपना ही करे जा रहे हो क्या ये सर वही पूछ रही थी, वो अलग अलग ब्लू व्हाइट का कलेक्शन। हाँ, अलग अलग है ना बेटा, और करके तो चल रहे हैं हम। हाउ टू ये देखो लास्ट लॉन्गर भाई, नीचे आपने लिख दिया था प्रोसेस हेल्प इन सिलेक्शन, तो मुझे लगा कि आप ये अलग है, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का, ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी वाला पार्ट अलग है, ठीक है। ऑनलाइन 2 दिन से तेरे कमरे में कपड़ों के ढेर के नीचे पड़ा हुआ है। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट। वेक्टर जो है दैट मस्ट कंटेन वन यूनिक साइट। Vector must contain one unique site (21 countries, 76 days, for 23,000 insertional kilometers, treacherous insert terrain, हुआ है इसके a अंदर spectrum cloning of के लिए। temperatures, blizzards and sandstorms, change of Insertional rules and regulations, lands Minimum जो है of उसके अंदर कम से unknown कम languages, roses बट and जितने भी rocks, क्लोन वेक्टर्स हैं, and much more. they have multiple cloning sites. All cloning vectors have multiple cloning sites. Multiple Dialogue to London, a dream cloning reality for two adventure sites that is enthusiasts called from polylinkers. South India, King Richard and Manjunath, who Okay. rose up to this challenge and emerged victorious. For many restriction enzymes, अलग-अलग restriction enzymes के लिए Come, let's see and hear from these riders about the road many dread to ride. restriction enzyme. We joined the club called Tapas Unit. A restriction enzyme We have started plenty of rides and really got a changed my life completely. have only Look towards the life. one That's how touch my site. riding started. When ऐसी एक ही site. all the rides we are going to Delhi, ठीक है, to the lot of in a things,
lot of learnings from you how to ride a CV bike. वेक्टर गेम So that can spread इसका फायदा क्या है? what right? When we reach ऐसा क्यों? Madras, we are not planning तो इसका सिंपल सा बेनिफिट बेटा कि देखो मल्टीपल क्लोनिंग साइट हैं उसके पास, वो हमें चॉइस प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी फॉर द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बट यहाँ पर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ऐसी साइट सिर्फ एक, मल्टीपल क्लोनिंग साइट जो है उसका बेनिफिट क्या हुआ? So this gives a lot of मल्टीपल क्लोनिंग साइट की अगर हम बात करें, दैट प्रोवाइड flexibility next to so she joined in Vijayawada. After plan Vijay traveling till and choice. Myanmar border, the Burma border, first international border. Other friend one again will be traveling till Andhra. the selection of a restriction enzyme. But such enzyme have only Maybe around 10 kilometers we are going from road on actually one Vijay had like I said second so size for activity. now we found that the narrow bridge of hanging bridge metal bridge on 300-400 meters of cross Size जो है वो small होना चाहिए, that should be small for the activity. ठीक है? Nagaland we were Clear? Yes. Then after next one is commonly used in RDT vectors की अगर हम बात करें, examples Can of we vectors commonly used in travel RDT. from one country to other on bike? Commonly used in RDT, recombination DNA technology. ठीक है? The very first one is plasmid. प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सर्कुलर है, नॉन एसेंशियल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, Let's change the world, bro. सर्कुलर है, नॉन एसेंशियल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है? ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग है क्योंकि इसके पास खुद की रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। चल मुर्गा बन, ठीक है? हाँ सर मुर्गा बनने तो नहीं साइटोप्लाज्म, जहाज बन जाओ साइटोप्लाज्म बन जा ऑफ बैक्टीरिया एंड के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट ये डबल स्टेबिलिटी है। मुझे डर नहीं लगता, मैं कैसे ऐसे सीनियर से मारवाड़ी कर लेती है, तो मोनोको का भारी होता है। वो मेरी रैगिंग ले ली तो और उसको जीन्स पहन के आ गई है, मैंने अपने बैंड उतार दी थी। वो देख लेगा पता ना। तो प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बता दो मुझे। सीनियर ही तो है, खा थोड़ी जाएगी। सी इसको बेचना है और हमें खरीदना, इनको रिलैक्स। फटाफट बताइए बेटा। की बात की थी, बट मैम ये कहा था कि आप में लोगे। हाँ, चलो ये एक अच्छी बात बताई आपने। ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड। और सीनियर से ऐसे बात करते हो तुम लोग? ठीक है, ये
सर्कुलर है, ठीक है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है ये, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है आप इसमें। चीटिंग कर रही है। बर्तन मारते हैं तेरे घर पे हैं? ये दीदी क्या होता है? कूदे हो ठीक कूदे है, बन के रास्ते। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज यहाँ पर सिर्फ एक्सोन होंगे, ओनली एक्सॉन यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गई, और नो एसेंशियल जीन यूनिट, कोई भी एसेंशियल जीन नहीं होता है, ठीक है। जबकि क्रोमोसोमल डीएनए की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल डीएनए जो है दैट कैन बी सिंगल और डबल Civilization. Mysterious sunken cities. And legendary लीनियर Atlantis विद हिस्टोन प्रोटीन हो गई। beneath the waves. There is a huge amount of unrecorded human history beneath the ocean surface that we don't know very much about at all. Imagine if we could empty the oceans, क्लियर, letting the water drain एक्सॉन away और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। of the sea. Now we can, using the latest underwater technology. और सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो है नहीं है, इट रिक्वायर्स ORI साइट। Into 3D images. Is this a huge underwater telescope? और यहाँ पर एसेंशियल जीन प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। Why are these क्वेश्चन बहुत सिंपल है, circular stones lying at the bottom of a bed in the Aegean Sea? There are shapes on the seabed that just don't make sense. Are these just rocks? Or the अगर remains आपके पास of ancient cities? Parts of this are just beginning to be revealed for the first time. Wow. नंबर ऑफ And the real site of Atlantis फ्रेगमेंट्स, finally about to be revealed. People want to believe in For an places like example, Atlantis. question They want you have to believe given- in other worlds. a circular DNA and a linear DNA, ठीक है, and each have 5 restriction site of restriction Stories of sunken cities have fascinated a restriction site of the most a tantalizing of restriction enzyme. all, Atlantis. So number of DNA fragment forms, जल्दी से बताओ कितने बनेंगे? By ancient philosopher Plato. A dazzling civilization destroyed by the gods तो as punishment for human crime. जो सर्कुलर डीएनए होता है उसके अंदर n बनते हैं, n नंबर, जबकि लीनियर डीएनए में n+1, ठीक है। n stands for number of restriction sites, restriction site, बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लीजिए कि ये सर्कुलर डीएनए है और ये एक लीनियर डीएनए है। अब हमने कहा कि 5 रेस्ट्रिक्शन साइट है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर भी 5 लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब फ्रेगमेंट्स काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ही फ्रेगमेंट बने, हाँ कि ना? अब यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो कितने बने? 1, 2, 3,
4, 5 और 6। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इम्पोर्टेंट है। आप आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्लाज्मिड की बात करते हैं, ठीक है? जो हमारी एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिया है। प्लाज्मिड, ठीक है? The very first one is PBR. Connect to that story, and it's because of this idea of an P stands for civilization, a utopia that we've evolved plasmid. from. 2,000 years later, P and R the stands idea for of possible, Atlantis continues to fascinate A-list archaeologists and and of Roderick. Atlantis is the story of those Okay, and 322 would use the marvels of जो है science ये इसे डिस्टिंग्विश करता है। a world that worships strange gods of science, a science gone berserk. Plato would have loved this, okay? He would have had a great time. He would have loved, people are listening to me because they're taking my story seriously. He would have enjoyed this event using science, not science fiction. Distinguished from others, दूसरों से, Evidence about Atlantis and other stories of great sunken cities around the world other plasmids, as the जिन्हें waters recede from around the remote Japanese islands of Yamato डेवलप किया गया लेबोरेटरी, formation begins to appear. डेवलप्ड इन लेबोरेटरी, Could it be the creation of an advanced ancient missile? हाँ जी, lies in the East China Sea. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नहीं मैम, बताइए। अच्छा, आप सनी की मदर बात कर रहे हैं? हाँ मैम, मैं आपको 12:20 पे, मतलब एक्चुअली मेरी क्लास है अभी। हाँ हाँ जी, मैं मैम 12:20 पे फ्री होऊंगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा। थैंक यू मैम। Look at all that. क्या पढ़ा रहा था भैया? Our freshly folded Oliver and Rodriguez. अब साइज की बात करें PBR G22 की, तो साइज इज